बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.15 सेवन्थ क्लास की मैथ की ये उन बच्चों के नाम वीडियो है जो बच्चे मैथ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। फॉर एग्जांपल दूसरी तीसरी क्लास में भी उनको मैथ सही तरह से समझ नहीं आई थी। तो मैं बेसिक लेवल से लेकर यहाँ तक समझाऊंगा ताकि हर एक बच्चा अच्छी तरह से पिक कर सके। और एक ही तरह से मेरी कोशिश होती है कि एक ही तरह से सारे सवाल इसके हल करूँ। तो देखते हैं, इंशाल्लाह सारे सवालों के अंदर एक ही फार्मूला लगाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। जवार की जो सालाना इनकम है, सालाना आमदनी है, वो 10 लाख रुपीज़ है। आर एस का मतलब होता है रुपीज़। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, तो उसको इनकम टैक्स की कितने पैसे देने पड़ेंगे इनकम टैक्स के तौर पर। आमदनी का जो टैक्स आता है ना, उसके तौर पर उसे कितने पैसे अदा करने होंगे। तो 10 लाख उसकी जो इनकम टैक्स है, 10 लाख उसकी टोटल अमाउंट है जो वो सालाना कमा लेता है। तो इसमें से जो 6 लाख होती है ना, उसके ऊपर माफ़ होती है। तो हमने 10 लाख में से 6 लाख माइनस कर देना, क्योंकि 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। उसके बाद बाकी जो ऊपर अमाउंट बचती है ना, उस पर टैक्स होता है। तो हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ 10 लाख। तो हमने पहले लिखना है 10 लाख उसकी इनकम। तो यहाँ पर आप सिर्फ इनकम लिख दो। इनकम उसकी कितनी है? 10 लाख। तो ये 10 लाख हमने अमाउंट लिख दी, 10 लाख रुपीज़। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसमें से टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें से 6 लाख माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टैक्सेबल अमाउंट, ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स उसको देना चाहिए, जिसके ऊपर टैक्स देना लाजमी है। तो इसे टैक्सेबल अमाउंट कहेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, आपने ऐसा करना है कि ये जो 10 लाख है, इसकी 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो माइनस कर देना है 6 लाख यूनिट 10 100 1000 10,000 ये लैख। तो अब 5 ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 लैख। तो इस तरह से ये हमने अमाउंट लिख ली। अब इसमें से 10 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो आंसर ज़ाहिर है 4 लाख आ जाएगा। तो आप लोग इसको ऊपर नीचे रख के हल कर लें ताकि आप लोगों को हल करने में आसानी हो, मिस्टेक के चांसेस भी ना हो। 2 2 4 5 6 ज़ीरो। अब इसके नीचे ज़ीरो लगाते जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ये सारे ज़ीरो ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 ज़ीरो। अब इस ज़ीरो में से 6 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया तो 10 बन गया, 10 में से 6 निकाला 4 आया, तो 4 लाख हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर 4 लाख आप लिख दोगे। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये ज़ीरोज़ का ख्याल रखना है, भूल ना जाए। तो लिहाजा 4 लाख जो है ना टैक्सेबल अमाउंट है, इतनी टैक्सेबल अमाउंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये टैक्सेबल अमाउंट हो गई। और ये जो 6 लाख थी वो क्या थी? एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन कि जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता, जो छूट होती है, जितनी पैसों पर छूट होती है, कितने पर टैक्स नहीं देना, तो इसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। ये भी मैं साथ लिख देता हूँ, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यहाँ पर कौन कितनी है? 6 लाख। तो इसको मैंने माइनस कर दिया और यूँ हमारे पास 4 लाख आंसर आ गया। अब आपने इनकम टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लिख देते हैं इनकम टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स अमाउंट लिख दें। इनकम टैक्स अमाउंट, इनकम टैक्स अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इनकम टैक्स अमाउंट फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला बना देता हूँ। तो ये फार्मूला आपने सारे सवालों के अंदर यूज़ करना है। तो देखें,
जो इनकम टैक्स अमाउंट होती है वो बराबर होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। जो टैक्स की शरह होती है ना कि कितना टैक्स है, तो वो उसे रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। मल्टीप्लाई उसे करना होता है टैक्सेबल अमाउंट, ये जो हमने ऊपर निकाली है ना टैक्सेबल अमाउंट, इसके साथ टैक्सेबल अमाउंट। तो ये हमारा फार्मूला बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर इनकम टैक्स अमाउंट हमने फाइंड करनी है, रेट ऑफ टैक्स भी हमारे पास नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास है। तो अब रेट ऑफ टैक्स नहीं है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या है? तो रेट ऑफ टैक्स आमतौर पर जो इनकम पर होता है ना, वो होता है 2.5%। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ टैक्स। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि रेट ऑफ टैक्स कितना होता है। तो रेट ऑफ टैक्स 2.5% होता है। जितनी भी टैक्सेबल अमाउंट हो उसके ऊपर 2.5% के लिहाज से टैक्स लिया जाता है। तो लिहाजा ये हम निकाल लेते हैं। अब सारी हमारे पास हैं, ये सिर्फ नहीं है, बाकी हर एक चीज़ हमारे पास है, तो उनकी वैल्यू पुट कर दो। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 2.5%। ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दिया। और टैक्सेबल अमाउंट क्या है? 4 लाख, 4 लाख ये लिख दिया। अब आपने इसको कैंसल आउट करना है। ये 2.5 आप ऐसे लिखोगे ओवर, ये जो परसेंट का साइन है ना, इसको जब रिमूव करते हैं तो इसकी वजह से नीचे 100 आ जाता है। तो लिहाजा आप यहाँ पर 100 लिख दोगे, ये परसेंट को साइन को रिमूव करने की वजह से। मल्टीप्लाई बाय, अब ये ऐसे लिख दो। इसको 4 लाख को ऐसे ही साथ लिख दिया। अब अगर आप लोग इस तरह से काट सकते हो तो इस तरह से काट दें, अदरवाइज़ ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने रिमूव करना है तो ये भी पॉइंट रिमूव कर लें। तो इस तरह से ही काट देता हूँ, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 0 2 0 के साथ कट गई। तो बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ है? बाकी हमारे पास बचा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद 3 0 बची हुई हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो बेहतर यही है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप लोग सिंपली। तो इस तरह से हम रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2.5। आप ये वाला पॉइंट रिमूव करके भी कर सकते थे, फिर दोबारा थोड़ा सा आगे करना पड़ जाना था, बाद में भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ना था, एक ही बात है। लिहाजा आप हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0 5 0 0 5 0 0, 3 0 के साथ ये 0 3 आ गई। जब 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 4 20, यहाँ 20 लिख दिया। अब पहले के नीचे क्रॉस 2 0 0 2 0 0 0, तो 2 ने जब इन 0 के साथ ज़रब खाई तो 0 0 आ गया। अब 2 4 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब इनको प्लस करना है, 0 आया 0 0 0, 8 और 2 10, यहाँ पर 10 आ गया। अब देखो पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इस वजह से ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और हमारे पास आंसर क्या आया? यूनिट 10 100 1000 10,000, तो 10,000 आंसर आ गया। ये 10,000 4 0 वाला ये आंसर आ गया। तो लिहाजा ये टैक्सेबल अमाउंट है। इसके साथ दोबारा ये हम लिख देते हैं इनकम टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट नहीं सॉरी, इनकम टैक्स अमाउंट। तो इनकम टैक्स की इतनी अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। मतलब इनकम टैक्स लेने जो आएंगे ना, उनको इतने पैसे हमें देने होंगे, रुपीज़ यहाँ पर साल लिखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इसकी रीडिंग देखें। इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज़ यूनिट 10 100 1000 10,000, अगर अली ने 10,000 जितना टैक्स अदा किया, इतने पैसे उसने टैक्स के तौर पर दिए, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। तो फिर अली की टोटल एनुअल इनकम आपने बतानी है। इतना उसने टैक्स अदा किया था, उसके पास कितने पैसे, उसके सालाना पैसे आए थे जिस पर उसने इतना टैक्स अदा किया। तो इस तरह का जो सवाल है, इसका पहले डाटा लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें उसने इनकम टैक्स की अमाउंट दी हुई है, तो हम पहले इनकम टैक्स अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अमाउंट वो उसने हमें बताई है कितनी है,
10,000 है, 4 जीरो लगाई हुई हैं, तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 रुपीज़ इसकी इनकम टैक्स की अमाउंट हो गई। अब हमें पता है कि टैक्स का रेट क्या है, तो रेट ऑफ टैक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमें पता है रेट ऑफ टैक्स, ये हमें याद है क्या है 2.5%। रेट ऑफ टैक्स का हमें पता है, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन एनुअल इनकम। एनुअल इनकम या इनकम हमने फाइंड करनी है, तो हमने इनकम इसकी फाइंड करनी है, यहाँ पर ले देते हैं इनकम, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। डियर स्टूडेंट, अगर टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आएगी तो हम फिर ही उसकी इनकम बता सकते हैं। तो इस डाटा से हमने पहले टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हमने फार्मूला पहले ही बनाया हुआ है, वही फार्मूला हमारा यूज़ होना है। ये पहले सवाल का उल्टा सवाल ही बनता है, तो सवाल नंबर 1 का उल्टा। अब देखिए ये फार्मूला हमने बनाया हुआ, इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट। तो सेम फार्मूला उठाकर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। तो ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। इनकम टैक्स अमाउंट उसने हमें बताई हुई है, वो 10,000 है, हमने वो यहाँ पर लिख देनी है 10,000। ये यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि ये इनकम टैक्स अमाउंट थी, तो इनकम टैक्स अमाउंट की जगह पर हमने ये पुट कर दी। अब रेट ऑफ टैक्स हमें पता है वो 2.5% है, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट, तो ये टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालनी है, इसको आप ऐसे ही लिख दो, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट हमने लिख दिया जी स्टूडेंट। अब टैक्सेबल अमाउंट फाइंड कैसे करेंगे, तो ये जो 2.5% है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से करो, इसको पहले यहाँ पर 2.5% की वजह से नीचे 100 लगा लो, ऐसे नीचे 100 लगा लिया, मल्टीप्लाई बाय ये सेम का सेम रहा, टैक्सेबल अमाउंट, ये सेम का सेम लिख दिया। अब ये जो 2.5/100 है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे लिखना पड़ेगा, अगले स्टेप में। तो ये स्टूडेंट देखें, हमने ये इसको इधर लेकर आना दूसरी तरफ, तो आप लोग क्या करोगे, 100 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, इसलिए दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा 10,000 के साथ ये जो हमारा 4 जीरो वाला नंबर है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना नीचे वाले 100 को, और 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये देखें मल्टीप्लाई का साइन है, तो लिहाजा इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। अब इधर सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट रह गई। टैक्सेबल अमाउंट रह गई। अब आप ऐसा करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 के साथ डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। आप यूँ करें कि इनको सबको इकट्ठा कर लें, ऊपर वालों को, ये 2 जीरो जो है ना इन 4 जीरो के साथ मिल जाएंगी। तो यूँ ये आप 4 जीरो की बजाय 6 जीरो यहाँ लिख दोगे। जब भी आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जीरो साथ मिल जाती होती हैं। इनको आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करके भी देखोगे, तो ये 2 जीरो इनके साथ मिल जानी है। 4 जीरो पहले ही हैं, टोटल 6 जीरो बन जाएंगे, नीचे 2.5 रह गया, 2.5 इधर ये सेम की सेम रकम चल रही है। तो ये स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि 2.5 का जो पॉइंट है वो ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारा सवाल ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ऐसा करो कि ये ऐसे का ऐसे लिख दिया, 4 जीरो और 2 6 जीरो। आप 2.5 का जब पॉइंट ख़त्म करोगे ना, पॉइंट क्योंकि एक डिजिट के बाद है, तो इस वजह से आपको ऊपर 10 लिखना होगा। तो क्योंकि जो पॉइंट है ना उसकी वजह से 1 आता है, और ये जो एक डिजिट है पॉइंट के बाद उसकी वजह से एक ज़ीरो आ जाती है। तो इस तरह से ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे ये 25 बन जाएगा। पॉइंट इसका ख़त्म हो गया, इस पॉइंट की वजह से मैं ऊपर 10 ले गया हूँ। अब आप इनको काट सकते हो, अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो, 10 जो है वो भी 5 पे डिवाइड होता है, 5 2 ज़ा 10, और 25 भी 5 पे डिवाइड होता है। तो 25 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है 5।
जबकि 10 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, 25 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और ऊपर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए जब मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय 5 किया था, इस ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम को दोनों को 5 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से आंसर आ गया। अब आप फर्दर डिवाइड करोगे, फर्दर डिवाइड अगले स्टेप में कर देता हूँ। अब ऊपर क्या बचा रह गया, ऊपर ये वाला सेम रहा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया और नीचे 5 है, नीचे क्योंकि कट कर 5 बचा था ना तो 5 आ गया। अब आप 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 ऐसे कर लो, तो यहाँ पर 2 लिख लो आप। तो ये जो 10 है ना ये कट गया, बाकी 1 2 3 4 5 जीरो रह गई, तो इसके साथ 5 जीरो लगा दें, 3 0 4 5। तो इस तरह से आपके पास ऊपर ये आंसर आ गया, नीचे सारे खत्म हो गए हैं और इधर वही टैक्सेबल अमाउंट चल रही है। अब आपने 2 को 2000 के साथ 20,000 बनता है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 2 लाख के साथ 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब आसान मल्टीप्लिकेशन है, आप आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी जीरो है इसके साथ, 2 2 4 5 जीरो हैं, इसको मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 0 0 0, अब 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 लाख। तो अब आप इधर टैक्सेबल आपकी अमाउंट चल रही थी और यहाँ पर आंसर क्या आया, 4 के बाद 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 7 रुपीज़ लिख दोगे और इधर क्या आया, टैक्सेबल अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट, टैक्सेबल अमाउंट हमने जो निकालनी थी वो निकाल ली। अब क्योंकि हमने टैक्स की रकम भी निकालनी है, टैक्सेबल अमाउंट तो हमारे पास आ गई, तो टैक्स की रकम टोटल इनकम हम निकालनी है। तो टोटल इनकम क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनकम, इनकम बराबर होगी। अब ये जो है ना 4 लाख की अमाउंट आई है, तो 4 लाख जो है ना इस पर तो उसने टैक्स लगाया, टैक्सेबल अमाउंट थी, तो 6 लाख की छूट भी होती है, तो लिहाजा 6 लाख को इसके अंदर प्लस कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा लिखोगे 4 लाख प्लस 6 लाख। तो 6 लाख पर क्योंकि माफ़ होता है ना, इस वजह से वो भी इसमें शामिल होगा, तो तभी इसको इतना टैक्स देना पड़ा। तो लिहाजा ये दोनों इकट्ठी कर दी तो 10 लाख आंसर आ गया। 10 लाख जैसा पहला सवाल था वैसा हो गया। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 जीरो हो गई, यो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से याद रखने 6 लाख जमा 4 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, ऊपर नीचे रख के प्लस करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये वाला सवाल देखें, असरा असरा ओन्स अ प्लाट, असरा के पास एक प्लाट है ऑफ वर्थ जिसकी कीमत है रुपीज़ यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 4 लाख जिसकी 4 लाख रुपये कीमत है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, आपने प्रॉपर्टी टैक्स उस पर लगाना है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 3%, 3% के लिहाज से आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले इसकी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी लिखेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जायदाद, जायदाद की अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी या प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी लिख देते हैं या अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, एक ही बात है, लिख देते हैं इसको 4 लाख यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 4 लाख हो गई। जिस वजह 7 रुपीज़ रूल लगाना है, आर एस आप लोगों ने जरूर लिखना है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ, रेट इसका क्या है, रेट उसने हमें बताया है 3%, तो इस तरह से उसके ऊपर टैक्स लगाए, इसे टैक्स रेट भी आप कह सकते हो, टैक्स रेट कर देते हैं। टैक्स रेट ये हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करनी है, तो वो हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमने फाइंड करना है।
तो अब इसका फार्मूला बनाएं, पहले की तरह इसका फार्मूला बना लेते हैं। सेम पहले जैसा डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला बनना है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, या प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी की जितनी कीमत है वो और रेट ऑफ टैक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है, वो 3% है, 3% लिख दिया, मल्टीप्लाई वैसे लगा दिया, और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है 4, ये हमारे पास था 4 लाख, ये हमने 4 लाख लिख दिया। तो अब आपने पहले इसको परसेंट के साइन को ख़त्म करना है, तो पहले की तरह परसेंट का साइन ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, ये साइन ख़त्म हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय, ये हमने अमाउंट लिख दी। अब इनको काट दो, ये इसके साथ काट जाएगा, 2 0 2 0 के साथ काट गई। अब 3 को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 आ जाएंगी। अब 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। यूँ हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ रुपीज़ लगा दें RS, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लिख दें, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ये सुनिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब 4th क्वेश्चन है, इसमें हमें वो ये कहता है, फ़हीम ओन्स 1 प्लाट, फ़हीम के पास एक प्लाट है, एंड अ हाउस ऑफ वैल्यू, और एक घर है और उसकी वैल्यू है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख प्राइस है किसकी, प्लाट की, एंड हाउस, और हाउस घर की प्राइस कितनी है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख उसके घर की प्राइस है। तो उसने जो प्लाट लिया हुआ है ना, उसकी 40 लाख कीमत है, और जो घर उसने बनाया हुआ है हाउस, उसकी 70 लाख कीमत है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के साथ। यानी कि ये पहली किसकी है, प्लाट की, और हाउस ऑफ घर की कितनी है, 70,000। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ, तरतीब पहले की पहली और दूसरे की दूसरी, तो इसे तरतीब के साथ कहा जाता है, रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स की आपने अमाउंट बतानी है, एट द रेट ऑफ 4%, 4% के लिहाज से इस पर टैक्स लगाया है, बेचारे के पास ज़्यादा जायदाद थी इसलिए ज़्यादा गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो लिहाजा 4% के लिहाज से हमने इसकी बतानी है कि कितनी टैक्स की अमाउंट बनती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इसमें दोनों को जमा करके निकलेगी, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दोनों को जमा कर लेते हैं, क्योंकि दो उसके पास जायदादें हैं, दोनों की इकट्ठी बन जाएगी। तो पहली 40 लाख है, 40, फिर इसके साथ 6 0 लगनी है, 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो 40 एक हो गया और 70 दूसरा हो गया। इसके साथ भी 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, तो ये इनकी जो है टोटल जायदाद बनती है। तो 40 और 70 को आप प्लस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इनको ऊपर नीचे ला के प्लस कर लेते हैं, तो साथ उसके ना ये वाली 0 शामिल कर देते हैं। तो 40 + 70 आप इतना सा प्लस कर लो, 40 और 70, तो इन दोनों को प्लस करें 0, 7 और 4 कितना हो गया, 11 11। तो आप लोगों ने ये वाला जो 0 है ना वो साथ लिख देनी है, और ये वाली रकम लिख देनी है, तो 1 1 0 ये रकम मैंने लिख दी, तो इनको प्लस करने से आई है। अब ये वाली 2 2 4 और 1 5 5 0 साथ लगा दो, 1 2 3 4 5, तो ये 0 जो है ना वो सारी इकट्ठी प्लस कर दी है मैंने, और 40 और 70 का अलहदा प्लस करके साथ लगा दिया, तो इस तरह से आपको बड़ी रकम लिखने से जान छूट गई। तो यूँ हमारे पास ये रुपीज़ में आ गई
टोटल प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब इस पर जो टैक्स का रेट है, रेट हमने यहाँ पर लिख देते हैं। रेट इस पर टैक्स का क्या है, वो है उसने 4% पे लगाया इनको, 4% टैक्स का रेट है। तो अब आप उसी तरह से सॉल्व कर लोगे। पहले हमने फार्मूला बनाया हुआ है तो वही वाला फार्मूला आपने लगा देना है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेम यही वाला फार्मूला लिख देना है। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने ये फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। रेट ऑफ टैक्स क्या है, 40% है, तो यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 4% लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लगा दिया। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ये वाली है 110, फिर 50, 1 2 3 4 50, तो ये लिख दिया। अब आपने इनको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आपने क्या करना है, 4 को ऊपर और परसेंट की वजह से नीचे 100 लगा दिया। मल्टीप्लाई बाय वही 110, 1 2 3 4 5, टोटल 6 जीरो हैं, 5 जीरो मैं अलग लगा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट को काट देते हैं। ये 2 जीरो जो है ना, ये 2 जीरो के साथ कट गई। तो बाकी जो है ना हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 जीरो के साथ। तो 4 जीरो तो आपके पास वैसे ही आ जाएंगी ना, ये 4 जीरो तो वैसे ही आ गई। अब आपने इसको 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 4, 4 1 4, तो ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया इसका। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें। अ मैन पेड ₹17,000 यूनियन 10 100,000 10,000, तो 17,000 बनता है। एक आदमी ने 17,000 रुपये एज प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा किया एट द रेट ऑफ 1%। 1% के लिहाज से उस पर टैक्स लगा था। रेट ऑफ टैक्स 1% है। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी होगी वो आपने बतानी है। एक दफ़ा डाटा देख लें। तो ये जो 17,000 है ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 17,000, और रेट ऑफ टैक्स वो आ जाएगा 1%। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी हमने निकालनी है। डियर स्टूडेंट हमने डाटा में से निकाल लिया कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो 17,000 रुपीज़ थी, तो वो मैंने लिख ली। अब रेट ऑफ टैक्स उसने हमें कितना बताया था, उसने हमें रेट ऑफ टैक्स बताया था कि 1%, वो 1% मैंने लिख लिया। अब उसने पूछा ये था कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करो, तो हम वो लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होगी वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पहले। अब आपने फार्मूला लगाना पहले की तरह। तो पहले की तरह हमारा फार्मूला क्या था, ये स्टूडेंट सेम हमने पहला फार्मूला ही लगाना है यहाँ पर। तो वो क्या था, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये हम फार्मूला अपना बनाया हुआ था हमने, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो ये वाली है। अब यहाँ पर आ जाएगा 17,000, और रेट ऑफ टैक्स क्या है 1%, और मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे लिख देंगे, ये हमने मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि जो 1% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आप ऐसा करो, इसको 1/% की वजह से नीचे 100 लग गया, ऐसे कर लिया, और ये वाला मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे ही रहा। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे ही रहा। इधर ये 17,000 अभी फ़िलहाल लिख लें। अब आप इक्वल साइन क्रॉस कराएं इसको, तो ये नीचे 100 नीचे है इस तरफ, यानी कि डिवाइड हो रहा है 1 के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, इसलिए इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17,000 मल्टीप्लाई बाय 100,
अब 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इधर मल्टीप्लाई करें या इधर लाकर डिवाइड करें सेम ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 1 को जब इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसने अमाउंट ही आ जानी है। जब 1 को इधर लाकर डिवाइड करोगे तो तब भी उसने कोई फ़र्क नहीं डालना, ये सेम की सेम रकम रहनी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम 1 को फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी लिख देते हैं बस, क्योंकि 1 के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो सेम की सेम ही रहती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता होता है। वजह से 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5 सेम की सेम ही रहते हैं। तो इस वजह से अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जब इस तरह के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, 1 के कोई चीज़ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो, 100 के साथ, 1000 के साथ, तो ज़ीरो सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो 17 के साथ पहले 3 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो ये भी लाकर लगा दो बस, रुपीज़ में लिख दें। ये हमारा आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर। अमार चाहता है कि वो एक एयर कंडीशनर ख़रीदे, यानी कि एसी ख़रीदे। अब प्राइस जिसकी कीमत है रुपीज़ यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख का वो एसी ख़रीदना चाहता है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मतलब होता है जनरल सेल टैक्स, यानी कि जनरल सेल टैक्स मतलब जो कोई चीज़ सेल करने पर टैक्स लगता है वो जीएसटी होता है, जनरल सेल टैक्स। इज 17%, वो 17% है। देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे, फिर बताना कि अमार को कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए इसमें 2 लाख जो है ना वो तो एयर कंडीशनर की प्राइस है, तो जनरल सेल टैक्स जो है ना वो 17% और इसके ऊपर लगाना है। तो इतना टैक्स भी लगना है इसके ऊपर, पहले इसकी कीमत 2 लाख पहले ही इतना महंगा है, ऊपर से 17% उसके ऊपर टैक्स भी लग जाना है। तो टैक्स लगाकर फिर कितने का उसको पड़ जाएगा, फजूल है, बहुत महंगा ना खरीदे। अगर उसने लाजमी ख़रीदना ही है तो हम उसको टैक्स निकाल कर बता देते हैं टोटल पैसे उसे कितने देने होंगे। तो सारे पैसे हमने मालूम करने हैं। तो हम ले देते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ एसी ले देते हैं, आराम से छोटा सा लिखा जाएगा। प्राइस ऑफ एसी कितनी है, 2 लाख। 2 के बाद हमें कितनी ज़ीरो लगानी थी, मेरे ख्याल में 5 ज़ीरो लगानी थी। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 5 ज़ीरो के साथ 2 लाख हो जाता है, 2 लाख हो गया। अब प्राइस ऑफ एसी आ गई और उसके पास जीएसटी, जीएसटी कितना है उसके ऊपर, जनरल सेल टैक्स वो था 17%, तो 17% ये लिख दिया। इसको बेहतर है कि हम ना रेट लिखते हैं, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी वो 17% है। तो कितने उसके पैसे अदा करने पड़ेंगे तो वो हमने बताने हैं। तो हम यहाँ पर ले देते हैं अमाउंट टू पे, जितने पैसे उसने अदा करने हैं वो हमने बताने हैं। तो आपने इसका अब फार्मूला बनाना है। तो प्राइस इतनी है, जनरल सेल टैक्स उसके ऊपर ऐड करना है, तो टोटल पर कितने लगेंगे उसका हम फार्मूला पहले बना लेते हैं। तो ये अमाउंट पेएबल अमाउंट लिख देते हैं ना, इसको पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू, तो इस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं, पेएबल अमाउंट मतलब काबिल अदा रकम, पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू, तो एक तो ये जो टैक्स की रकम है वो, और एक जो पैसे ये वाले हैं वो। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एसी, एक तो प्राइस ऑफ एसी उसको देनी पड़ेगी ना, प्राइस ऑफ एसी एक तो देनी है उसने, प्लस साथ जमा क्या करना है, जनरल सेल टैक्स का जो रेट है, अमाउंट ऑफ टैक्स, और दूसरा उसको टैक्स की अमाउंट साथ अदा करनी पड़ेगी जमा करके इसके अंदर, तो ये उसको देनी पड़ेगी। अब हम ये इन सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास है ना प्राइस ऑफ एसी, प्राइस ऑफ एसी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो कितनी है, 2 लाख। ये हमने 5 ज़ीरो लगा दी, 1 2 3 4 5 5 ज़ीरो, 2 लाख, वो प्राइस ऑफ एसी तो हमने लिख दी। अब प्लस, अब अमाउंट ऑफ टैक्स, वो अमाउंट ऑफ टैक्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो जीएसटी का रेट है हमारे पास, तो हमने अमाउंट ऑफ टैक्स इससे हम निकाल सकते हैं, इससे और इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो सेम ऊपर वाला फार्मूला आपने लगा देना है। सेम ऊपर वाले फार्मूले में देखें,
आप जब भी किसी ने की अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स या किसी का भी टैक्स का अमाउंट निकालते हो ना, तो रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई होता है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो लिहाजा रेट ऑफ टैक्स जो भी है उसको आपने उसकी प्रॉपर्टी उसकी अमाउंट के साथ प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम ये फार्मूला इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। तो वो क्या था, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर बन जाएगा जनरल सेल टैक्स जीएसटी मल्टीप्लाई जो इसकी एसी की प्राइस है तो वो क्या थी, उसे कहेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कह देते हैं उसको, या एसी प्राइस ही कह देते हैं, एसी प्राइस। ऐसे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और एसी प्राइस सेम बात है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो और साथ ये वाला खुद ही उसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख दो, रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स कितना है 17% है, ये 17% लिख दिया ऊपर से हमने उठाकर। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एसी प्राइस कितनी है वो यही वाली है, वो लिख दो यहाँ पर, ये लिख दी। अब इसको ऐसे अभी लाना नीचे, लेकिन इसको आप 17/% को ख़त्म करने के लिए 100 बन जाएगा। परसेंट को ख़त्म किया ये साइन को तो नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये सेम की सेम हमने 5 जीरो साथ लगा दी इसके। अब ये तो 2 जीरो हैं, इस 2 जीरो के साथ कट जाएंगी, बाकी जो अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो यहाँ साइड पे, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2 और 1 3 34 आता है। तो यहाँ पर आप लिख दो 34 और ये जितनी भी जीरो है ना वो साथ लगा दो, 1 2 3 जीरो है वो साथ लगा दें। तो देखें ये 2 को मैंने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया, और 1 2 3 जीरो थी वो साथ लगा दी। तो इस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करो, इस तरह से भी आसानी से छोटी सी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो आप ऐसे करो कि इधर 3 जीरो है ना, इधर से भी 3 जीरो आप पहले लिख लो। तो इस तरह से शॉर्टकट आप मार लो, पहले मैंने 3 जीरो लिख ली क्योंकि दोनों तरफ 3 3 जीरो थी, ये वाले 3 जीरो और ये वाले 3 जीरो वो मैंने पहले लिख ली। अब देखो यहाँ पर ये 34 है और ये 200 बचता है, बाकी 3 जीरो के बाद ये 200 बचता है। तो ऐसा कर लो कि 200 प्लस 34 ऐसे प्लस कर लो सिंपल, ये 3 जीरो इधर से 3 जीरो इधर से वो आराम से हमने पहले लिख ली। उसके बाद ये जो बाकी बचा था ना 200 प्लस 34 ऐसे इसे प्लस कर लो, ईजी सा छोटी छोटी रकमें बन जाती हैं, 4 3 2 234। तो लिहाजा साथ क्या आ जाएगा 234। तो लिहाजा 234 और साथ ये 3 जीरो, ये इतनी जो है ना रुपीज़ हमारे पास पेएबल अमाउंट बन जाएगी, इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे, पेएबल अमाउंट इतने एसी के उसको पैसे देने पड़ेंगे। एसी की टोटल कीमत कितनी थी 2 लाख थी, लेकिन 2 लाख से बढ़कर कितना बन गया 2,34,000। ये 34,000 जो है ना उसका सेल टैक्स उसको पड़ गया, जनरल सेल टैक्स 34,000 रुपये उसको पड़ गया। तो लिहाजा 2,34,000 अब देगा तो तभी उसको एसी मिलेगा। ये स्टूडेंट ये देखें अब 7 क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000। एक कुर्सी की कीमत जो है ना 5,000 है, रुपीज़ RS रुपीज़, एक कुर्सी की कीमत 5,000 रुपये है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स की अमाउंट बतानी है ऑन 50 सच चेयर्स। 50 इस तरह की कुर्सियाँ लेनी है, तो उनके ऊपर जितनी जनरल सेल टैक्स की अमाउंट बनेगी ना वो बतानी है एट द रेट ऑफ 17%, 17% के लिहाज से। तो देखें एक कुर्सी 50,000 की है, तो 50 कुर्सियाँ कितने की होंगी, 50 इसको 5,000 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल पैसे आपके आ जाएंगे कि 50 कुर्सियों की टोटल पैसे कितने बन जाएंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद आपने रेट ऑफ इसका जनरल सेल टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है, तो फार्मूला लगाकर अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट देखें प्राइस ऑफ 1 चेयर, प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 5,000 थी, यूनिट 10 100,000 5,000 रुपीज़। तो आप लिख दो प्राइस, ये सेम का साइन होता है, इसको सेम कहा जाता है, सेम ऊपर जो लिखा हुआ है ना प्राइस वही यहाँ पर लिख दिया। प्राइस ऑफ 1 के बजाय यहाँ क्या लिख दो 50 और साथ चेयर्स लिखना पड़ेगा अपना, पहले 1 चेयर थी अब चेयर्स, इज इक्वल टू
आपने जब 50 की मालूम करनी है तो आपने ये जो 5000 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 50 के साथ। तो ये 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो ज़ीरो है उसने सबसे ज़ीरो ही आनी है, तो लिहाजा आप ऐसे करो कि 5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 25 आंसर आ गया। 5 5 जा 25। अब 1 2 3 4, ये चारों जीरो साथ लगा दो, ये 4 जीरो साथ लग गई। तो यूनियन 10 100 1000 10,000 लाख, 2,50,000 रुपये उसको जो है ना 50 कुर्सियों की कीमत बन गई। तो 2,50,000 रुपये उसने एक तो कीमत अदा की मालिक को। अब आपने उसने बताया कि रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं वो भी, रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट जो है ना उसने कहा था 17%। और फिर उसने पूछा क्या था, उसने कहा था तो अमाउंट ऑफ टैक्स बताओ आप, अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल कर दिखाएं। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमने निकाल कर दिखानी है कि कितनी बनती है, इसके ऊपर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। एक तो उसको 2,50,000 कुर्सियों की कीमत देनी पड़नी है ना, इसके अलावा उसको टैक्स भी इसके ऊपर देना पड़ेगा 17% के लिहाज से, तो वो बताना है कितना होगा। डियर स्टूडेंट, हमने ये जो फार्मूला बनाया हुआ था वही फार्मूला आपका दोबारा इस्तेमाल होना है। अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ टैक्स किसके बराबर था, रेट रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अमाउंट ऑफ चेयर्स लिख दो यहाँ पर। आप पहले अमाउंट ऑफ एसी लिखा था ना, अब अमाउंट ऑफ चेयर लिख दो, या प्राइस ऑफ चेयर्स लिखते हैं, अमाउंट की बजाय प्राइस ज़्यादा अच्छा लगता है। अमाउंट का मतलब रकम होता है और प्राइस का मतलब भी कीमत होता है, बस ऊपर प्राइस यूज़ किया ना इसलिए, प्राइस ऑफ चेयर्स ये लिख दिया। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 17, रेट ऑफ टैक्स 17% है, तो 17/100 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 17% को मैंने ना जगह थोड़ी है इसलिए 17/100 लिख दिया है। आप लोग 2 स्टेप कर लेना, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दिया। तो जो ये वाला 17% था ना उसको मैंने 17/100 लिख दिया, क्योंकि परसेंट को मैंने ख़त्म करके नीचे 100 लगा दिया। तो प्राइस ऑफ शेयर कितनी आई थी, ये वाली आई थी 2,50,000। कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो होगी पूरी। अब ये 2 ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरो काट दो। अब आपका ये 2 ज़ीरो तो सेम की सेम यहाँ पर लगा लो ना पहले ही। अब बाकी रहा 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 5 आया, 3 कैरी गया। अब 7 2 ज़ा 14 और 3 17, पहले के नीचे क्रॉस, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 आया। 7 में 5 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 12, कितना आएगा 12। 7 में 5 प्लस किया तो 12 आया, और 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया। 3 और 1 4, तो 4 2 5 यहाँ लिखना होगा, 4 2 5। तो इतनी जो है ना अमाउंट ऑफ टैक्स इतनी बनती है। तो डियर स्टूडेंट यही हमने निकालनी थी, अब इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट अब 8 क्वेश्चन नंबर पढ़ें। इसमें 8 क्वेश्चन में जो बताता है हमें कि वकार ने खरीदा, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, उसने 10 पैकेट बिस्कुटों के खरीदे फॉर ₹350, 350 रुपये की कीमत में। 10 बिस्किट के पैकेट खरीदे उसने 350 रुपये के। ही पेड VAT ऑफ रुपीज़, उसने जो उनका VAT टैक्स अदा किया ना वो ₹42 ऑन 10 पैकेट, 10 के 10 पैकेटों के ऊपर ना उसने ₹42 VAT अदा किया। वैल्यू एडेड टैक्स इसे कहा जाता है, V फॉर वैल्यू, A फॉर एडेड, T फॉर टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स उसने इतना ₹42 दिया, ये 42 लिखा हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स ऑन दीज पैकेट, इन पैकेट के ऊपर जनरल सेल टैक्स की भी अमाउंट बताओ कि वो कितनी बनती है। तो डियर स्टूडेंट ये जो VAT है वो कोई नई तरह का टैक्स नहीं है, बल्कि वो सिर्फ टैक्स की अमाउंट है। यहाँ पर देखो ना बता रहा है
₹42 जो है ना टैक्स की अमाउंट है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब ये है कि टैक्स की जो अमाउंट निकली है ना, जनरल सेल टैक्स की जो अमाउंट निकाली वो 42 निकली। तो हमने जनरल सेल टैक्स का रेट फाइंड करना है, रेट हमने मालूम करना है, जबकि उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो उसने हमें बता दी हुई है। तो बहुत आसान सा सवाल है, हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्राइस ऑफ 10 पैकेट ऑफ बिस्किट या प्राइस ऑफ बिस्किट सेम ही बात है, लिहाजा हम प्राइस ऑफ बिस्किट ही लिख देते हैं, हमें इतना लंबा लिखना है। तो प्राइस ऑफ बिस्किट आप लिख दो आराम से। तो क्योंकि दोनों जगह पर 10 ही उसने दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है 10 बार बार लिखते रहें। तो प्राइस ऑफ बिस्किट हम लिख देते हैं। प्राइस ऑफ बिस्किट कितनी है, वो है ₹350, इतनी प्राइस है। और VAT इस पर जो VAT इसको मैंने दूसरा इसका नाम दे देता हूँ ना, सही वाला नाम VAT अमाउंट ऑफ टैक्स। VAT को दूसरा क्या नाम देंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स। जो VAT है वो हकीकत में टैक्स की अमाउंट है। अमाउंट ऑफ GST टैक्स ले देते हैं। VAT अमाउंट ऑफ GST टैक्स इज इक्वल टू कितनी है, ₹42। ₹42 है वो। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें इसमें करना था रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ GST हमने ये फाइंड करना है। अब आप ऐसा करोगे, आप अपना फार्मूला लगाओगे। तो फार्मूला हमारा क्या था कि अमाउंट ऑफ टैक्स, हम हमेशा यही लिख देते ना, अमाउंट ऑफ टैक्स बराबर होता है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बिस्किट आ जाएगी। प्राइस ऑफ बिस्किट अभी जो फार्मूला जैसे बनाया था, यहाँ पर पहले प्राइस ऑफ AC आया, फिर प्राइस ऑफ चेयर्स आ गया, तो इस तरह से सेम वही फार्मूला चल रहा है। तो अब आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स आई हुई है, कितनी है, वो 42 है। और रेट ऑफ टैक्स हमने मालूम करना है, इसको ऐसे लिख दो। रेट ऑफ टैक्स ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बिस्किट, वो 350 उसने बताई है, ये 350 हमने लिख दी। तो हमने दो वैल्यू पुट कर दी हैं, भाई इसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बस ये एहतियात से याद रखें आप, रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो परसेंट में होता है, यहाँ पर आपने परसेंट का साइन लगाना है। रेट ऑफ टैक्स परसेंट, यहाँ पर परसेंट का साइन लगा देता हूँ, रेट ऑफ टैक्स परसेंट, तो ये साइन लग गया। अब आपने 350 को इधर ले जाना है, 42 आपका ऊपर है और 350 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो गया। और ये जो परसेंट का साइन है, परसेंट के वजह से पहले मैं यहाँ पर 1/100 लगा देता हूँ। परसेंट का साइन अगर अकेला है ना तो फिर 1/100 है। तो हम यहाँ पर ले देते हैं 1/100। परसेंट का साइन क्योंकि अकेला है, तो लिहाजा अकेला परसेंट का साइन वो बराबर होगा 1/100 के। अगर किसी के साथ होगा, 2 या 4 होगा यहाँ पर का, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से वो बन जाता है। तो लिहाजा 1/100 रेट ऑफ टैक्स लिख दिया मैंने ऐसे। अब ये जो 100 नीचे है, इसने इधर डिवाइड हो रहा, दूसरी तरफ जाकर इसने भी मल्टीप्लाई हो जाना है। तो आप क्या लिखोगे, 42/350, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 100 लिख दो। ये जो 100 नीचे था ना, इधर होकर ऊपर जा गया है। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहना है, तो रेट ऑफ टैक्स आप यहाँ पर लिख दोगे, रेट ऑफ टैक्स ऐसे लिख दिया। अब आप 100 ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना, या फिर आप नीचे वाले के साथ काट दो। तो आप ऐसे करो कि एक 0 को इस एक 0 के साथ काट दो। अब आपके पास ऊपर क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 42। तो इसके पास 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 0 पहले ऐसे ही लगा दोगे। अब 1 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 ही आ जाएगा, तो 420 बन जाएगा टोटल, और नीचे 335 रह जाएगा। तो 420 को आपने 35 पर डिवाइड करना है। एक तो तरीका है कि आप इसे काट कर कैंसिल आउट कर दो, दूसरा ये है कि आप सिंपली 420 को अंदर रखो, 35 पे डिवाइड करो, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसकी कैंसिलेशन करता हूँ। कैंसिलेशन करने के लिए पहले 5 पे डिवाइड करते हैं इसको। 5 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर मैंने साइड पे लिख दिया डिवाइड बाय 5। तो 5 पे जब 35 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा,
7 5 ज़ा 35 7 आ जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 5 पे तो 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ पर 2 बचा 20, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर 84 आ जाएगा, नीचे 7 आ गया। अब दोबारा ये डिवाइड हो सकता है तो दोबारा डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 84/7। तो 84 7 को डिवाइड कर सकता है। देखें कैसे, 7 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो ना इसको, अब 7 के साथ, तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 बचा तो 14 बन गया, 7 2 ज़ा 14। तो ये कटने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा टोटल, 2 ज़ा 14, तो 12 आ गया। तो अब आपके पास इसका आंसर टोटल क्या बना, रेट का, रेट ऑफ टैक्स कितना बना, 12 बना। तो 12 के साथ भी आपने परसेंट का साइन लगाना है, क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंट में होता है, तो लिहाजा परसेंट का साइन लगा दोगे। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर इसके साथ आप लिख दो रेट ऑफ टैक्स। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इस सवाल के अंदर ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए इस सवाल को ना मैं एक और तरीके से भी कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए। तो वैसे यहाँ तक सवाल हल हो चुका है, ये भी काफ़ी है, लेकिन इसकी जो एक माइनर सी मिस्टेक है, या समझो अंदर कोई बात छूट भी सकती है, और सेम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक अंदर बात और भी शामिल करके हम कर सकते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, इसको मैंने सेकंड मेथड का नाम दे दिया। अब सेकंड मेथड में आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये वाली जो बात है ना, इसको आपने यहाँ से पिक करना है, तो फिर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 42 इज इक्वल टू ये जो रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय 350। ये मैंने सेम वो वाली जो बात है ना, ये वाली बात पिक की और ऐसे लिख दी। अब आप लोगों ने इस बात को गौर से करना है कि आप लोगों ने ये जो परसेंट का साइन था वो कैसे आया था, ये बात मैं असल में समझाने लगा हूँ। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसको ना आप 42 350 इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, नीचे आकर डिवाइड हो गया। आप लोग ऐसा करोगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करोगे और डिवाइड बाय 100 भी करोगे। तो ऐसे 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ताकि जो हमारा रेट है ना वो परसेंट में चला जाए, परसेंट का साइन वहाँ पर साथ आ जाए, तो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर रह जाएगा। ये देखें 350 में यहाँ पर नीचे ले आया, और रेट ऑफ टैक्स इधर का इधर ही रह गया, और मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दिया, डिवाइड बाय 100 भी कर दिया। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करने से मुझे ये मिलेगा कि ये जो मैंने 100 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना, कटिंग करके आंसर निकाला, तो ये ऊपर वाला जो 100 है उससे कटिंग करके आंसर निकाल लूँगा, जो नीचे वाला 100 है वो मुझे परसेंट का साइन दे जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो ऊपर वाला 100 है, 42 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो ऊपर वाला है, और नीचे 350, ये मेरी वही रकम बन गई है जो ऊपर मेरी रकम थी। ये देखें 42 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 350, तो ये मेरी सेम रकम वही बन गई है। जबकि ये जो साथ 1/100 है ना, मल्टीप्लाई बाय ये जो 100 नीचे वाला है, ये 1/100 रह गया ना, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। इधर मेरी वही बात चल रही है, मतलब रेट ऑफ टैक्स चल रहा है। तो अब इस सारे को हमने हल किया था, इस सारे को हल करने पे हमें क्या मिला, इस सारे को हल करने पे हमें 12 मिला, क्योंकि डिवाइड करके कटिंग करके हमें 12 मिला था। तो लिहाजा इस सारे की वजह से मैं 12 लिख देता हूँ, क्योंकि इसको कटिंग करके सब कुछ करके सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिलता है, 12 मिल जाता है। 12 लिख दिया। ये जो मल्टीप्लाई बाय 1/100 है, तो 1/100 को क्या कहते हैं, 1/100 को कहते हैं परसेंट। ये पहले भी मैं बात बता चुका हूँ कि 1/100 होता है परसेंट। तो लिहाजा 1/100 ये जो बचा हुआ है उसको आप लिख दो परसेंट, ऐसे इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स। तो लिहाजा आप लोगों को यूँ पता चल जाएगा कि ये परसेंट का साइन कैसे आ जाता है। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन करनी थी। इस तरह से आप इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आप किसी चीज़ को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि 100 और 100 एक दूसरे के साथ कट कर ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नवीद परचेज द शॉप ऑफ वर्थ रुपीज़ यूनियन 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 65 लाख की ना उसने एक शॉप खरीदी है, एक दुकान उसने 65 लाख की खरीदी है। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ, उसने जो इस पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया
वो किया यूनियन 10, 100, 1000, 10,000 लाख 52 लाख का लाख नहीं 5,20,000 का उसने टैक्स अदा किया, क्योंकि यूनियन 10, 100, 1000, 10,000 बनता है, फिर लाख आता है, तो लिहाजा 5,20,000 का उसने टैक्स दिया। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें भी हमने रेट मालूम करना है प्रॉपर्टी टैक्स पर, कितना रेट कितना था जिस रेट पर उसे टैक्स लगा था, तो वो हमने मालूम करना है। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, पहले जैसा ही है। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले प्राइस ऑफ शॉप लिखते हैं। प्राइस ऑफ शॉप की प्राइस कितनी है, वो है 65 लाख। 1 2 3 4 5 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 यूनियन 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख, तो 65 लाख ये हमने शॉप की प्राइस लिख दी। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितनी है जो उसने अदा किया है, वो 5,20,000 है। कितनी ज़ीरो है, 4 ज़ीरो। इतना 5,20,000 रुपीज़ में उसने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, और रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो हमने फाइंड करना है। तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो क्या था फार्मूला, क्या था, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो हमने पहले लिखना होता है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, इसके साथ प्राइस। तो रेट ऑफ टैक्स को प्राइस ऑफ शॉप या किसी भी चीज़ की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, वो ये वाली है, $52,520,000। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मैंने ये यहाँ से लाकर लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल का साइन लगाएंगे, रेट ऑफ टैक्स तो हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या है, वो ये वाली है, 65 लाख। कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 3 5 ज़ीरो हो गई। तो अब आपने क्योंकि रेट ऑफ टैक्स फाइंड करना है, तो लिहाजा आप इसको उठाकर इधर ले जाओगे और रेट ऑफ टैक्स को इधर ही छोड़ दोगे अकेला। तो लिहाजा मैं ऐसा ही करता हूँ, उसको उठाकर इधर ले आता हूँ, 52 ये मैंने ऊपर लिख दिया, वो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस वजह से दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाता है। तो 3 4 5 ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स ऐसे मैंने इक्वल टू लिख दिया। अब इनको डियर स्टूडेंट हमने काटना है और साथ इसके मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 भी करना है। तो देखें यहाँ पर 4 ज़ीरो है और नीचे भी कितनी है, नीचे 5 ज़ीरो है। तो ये 4 ज़ीरो जो है ना सीधी इधर से 4 ज़ीरो के साथ कट जाएंगी, 1 ज़ीरो नीचे बच गई। तो ये मैंने किया, ऊपर बचा 52 और नीचे कितना बचा 650। अब मैंने मल्टीप्लाई भी 100 कर दिया और डिवाइड बाय 100 भी कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे रेट ऑफ टैक्स का आंसर उसमें चाहिए परसेंट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया और डिवाइड बाय 100 भी किया। तो इधर रेट ऑफ टैक्स ऐसे चल रहा है। अब जो ऊपर वाला 100 है ना, उसको हमने यूज़ कर लेना है, काटने में यूज़ कर लेना है, और नीचे वाला जो 100 है उसको आपने परसेंट का साइन बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिहाजा आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लोगे 1/100 और
नीचे वाला 100 बचा लिया। अब ऊपर वाला जो 100 है उसे यूज़ कर लेते हैं, इस ज़ीरो के साथ काट लेते हैं। तो बाकी यहाँ पर 10 बचा, तो 10 को अब 5 के साथ 65 भी और 10 भी डिवाइड होता है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, और 65 को 5 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 13 आंसर आ जाएगा। तो अब इधर से हमारा 52 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। 52 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 104 आ गया, और नीचे 13 है तो नीचे ये 13 ऐसे ही लिख दिया। तो देखिए मैंने 2 को 52 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, और ये नीचे जो 13 है वो नीचे ही लिख दिया, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो यहाँ पर लगा दिया। तो आप 104 को 13 पे आपने डिवाइड करके आंसर निकालना है, 1/100 को नहीं छेड़ना, इधर हमारा रेट चल रहा है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये थोड़े देखें मैंने सेम रकमें उतार ली हैं। अब 104 को 13 पे डिवाइड करना है, तो 104 को 13 पे इधर डिवाइड कर लेते हैं। 104 डिवाइड बाय 13 का टेबल पढ़ें कि 104 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 13 कितने 104 के करीब आता है। ये स्टूडेंट अगर आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो देखो 8 3 ज़ार 24, 4 आया, 2 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 2 10, तो 104 पूरा आ जाता है, और आंसर इसका क्या आया 8। तो लिहाजा आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 8, और ये जो 1/100 है इसे क्या कहते हैं परसेंट, तो लिहाजा इसकी जगह परसेंट लिख दिया, और ये रेट ऑफ टैक्स हमारे पास आ गया। अब यूँ हमारा सवाल ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट 10 क्वेश्चन देखें। अली सोल्ड अ प्लाट फॉर रुपीज़, अली ने एक प्लाट को बेचा कितने रुपए का, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख का उसने बेचा। बाय एन एजेंट, एक एजेंट से, हु रिसीव्ड 2.5% कमीशन, एक एजेंट के जरिए बेचा, वो एजेंट जो है ना उसने कमीशन मांग लिया, तो उसने 2.5% तक कमीशन लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की अमाउंट निकालनी है, ये भी उसी तरह से ही हल करना है। ये डी स्टूडेंट सारे फार्मूले भी एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़े थोड़े से लफ्ज़ उनमें चेंज होते हैं, और एक ही तरह से सवालों को हल करना होता है। तो डी स्टूडेंट प्राइस ऑफ प्लाट मैंने लिख दिया है, और उस पर कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन, यहाँ पर हम रेट ऑफ कमीशन लिख देते हैं। रेट ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो पैसे नहीं मांगते कि हमें इतने पैसे दो तब हम आपको मकान किराए पे लेकर देंगे, ये वो होता है। तो वो है उसने 2.5% चार्ज किया उससे कमीशन। तो अब हमने फाइंड क्या करना, अमाउंट ऑफ कमीशन, 2.5% के लिहाज से कितना कमीशन उसको देना पड़ेगा, पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो वो हमने यहाँ पर मालूम करने हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन ये हमने मालूम करना है। सेम उसी तरह का हमने फार्मूला बना लेना है। फार्मूला हमारा क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय, रेट ऑफ कमीशन के साथ मल्टीप्लाई क्या करना होता है हमने, प्राइस, तो प्राइस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट रेट ऑफ कमीशन क्या है, 2.5% है, और अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है। कमीशन की कमीशन और प्राइस क्या है, प्राइस ये वाली है, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ये प्राइस लिख दो, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन पहले परसेंट का साइन रिमूव करना है। तो परसेंट का साइन रिमूव करने के लिए क्या होगा, 2.5% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये सेम लिख दिया। अब आप इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो के साथ काट दो, तो फिर आप दोबारा ऐसा करो कि 2 5 लिख लो, और ये पॉइंट की वजह से नीचे 10 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय बाकी जो रकम है वो लिख दें, ऐसे 2 बार कर लें। तो ये अब 4 ज़ीरो रह गई, 2 तो कट गई थी, अब 1 ज़ीरो के साथ कट जाएगी, तो अब बाकी वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 3 0 7 ऐसे ही लिख दें पहले,
3 ज़ीरो लिख दी। अब 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 125 आंसर आता है। 5 ऐसे कर लेना 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लोगों के पास ये 125 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 125 आंसर आ गया रुपीज़ में, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ कमीशन है। ये स्टूडेंट इस सवाल को समझें। सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में सलमान काम करता है और उसके 50 आर्टिकल उसने बेचे। इफ़ ईच आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 2500। हर एक आर्टिकल की कीमत जो थी ना वो 2500 थी। इसी तरह के उसने 50 आर्टिकल बेचे थे। तो आपने 50 को 2500 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल पैसे आ जाएंगे कितने कितने की उसने टोटल पैसे कितने उसको मिले जब उसने सारे आर्टिकल बेच लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। रेट जो है ना कमीशन का वो 2% है, उसके लिहाज से उसको कमीशन कितना मिला होगा वो हमने मालूम करना है। सेम इसी तरह का ही सवाल है। तो डियर स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितनी है, 2500 रुपीज़ है। और प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल उसने बेचे थे, उसने 50 बेचे थे, 50 आर्टिकल्स। प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स कितनी बनती है, तो आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2500 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल लेना है। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 ज़ीरो हमारे पास पहले आ गई। अब आपने 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 125 आ गया। तो ये हमारे पास इतनी रुपीज़ की उतने ना चीज़ें आर्टिकल सारे बेच लिए। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, उसका अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो और उसने हमें दिया क्या है, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन जो है ना वो है, इसके अंदर जो रेट ऑफ कमीशन है वो 2% है, 2% है। तो फाइंड क्या करना है हमने, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करना है। सिंपली हमने फार्मूला बना लेना है इसका। तो इसका फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला इसका क्या होगा, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी, प्राइस, प्राइस ही बन रही है वो आर्टिकल की जितनी प्राइस थी वो सारी। तो आप इनके अंदर वैल्यू पुट कर दो। रेट ऑफ कमीशन क्या है, 2%। प्राइस सारी कितनी आई है, 12530। ये जो हमारे पास प्राइस आई थी वो लिख ली। अब आपने क्या करना है, 2 लिख दिया, परसेंट की वजह से नीचे 100 आ गया, परसेंट का साइन फिनिश हो गया और नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12530। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट गई, बाकी क्या बचा, 1 ज़ीरो। तो 1 ज़ीरो पहले लिख लो, 1 ज़ीरो बची थी। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें बेचने पर 2500 रुपीज़ कमीशन के तौर पर मिल गए। डियर स्टूडेंट अब अगले के सवाल की रीडिंग देखो। एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड। एक ऑनलाइन कार चलती है, जैसे ये करीम कार है, उबर वगैरह है ना, इस तरह की कारें हैं, वो 20% जो है ना कमीशन लेती है फ्रॉम इट्स ड्राइवर। अपने ड्राइवर को कहती है कि 20% तक आप लोगों ने कमीशन देना है हमें हर एक राइड पर। जब भी आपको एक सवारी मिलेगी ना, तो उससे जितने भी पैसे लेते हो उसका 20% उसने लाजमी हम उनको देना है। इफ़ आ राइडर गॉट ₹5000 फ्राम ऑल राइड इन अ डे। अगर एक दिन सारा दिन वो गाड़ी चलाता रहा, उसे 5000 रुपया कमा लिया जितनी भी उसने राइड्स की थी। कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू द कार सर्विस। अगर उसने 5000 रुपया कमा लिया है तो बताओ कि वो कितना कार सर्विस कंपनी को कितना वो कमीशन देगा, कितने पैसे उनको लौटाएगा। डियर स्टूडेंट पहले जैसा ही सवाल है सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो डियर स्टूडेंट पहले इसका रेट ऑफ कमीशन लिख लेते हैं, क्योंकि पहले रेट ही उन्होंने दिया हुआ है। रेट ऑफ कमीशन
रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर 20% है और 20% है। और दूसरा क्या था, ईच राइड इफ ड्राइवर गॉट ₹5,000 फ्राम ऑल राइड, टोटल 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 रेंट लिख देते हैं, जो उसने पैसे मिलते हैं उसको रेंट ही होता है। टोटल रेंट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। कैलकुलेट हाउ मच कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ कमीशन ये स्टूडेंट मालूम करनी है। तो लिहाजा आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ कमीशन का पहले की तरह फार्मूला लगा लोगे। अमाउंट ऑफ कमीशन का फार्मूला लगाया, रेट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, जो यहाँ पर टोटल रेंट आ जाएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय रेंट आ जाएगा। अब रेट क्या है उसका, रेट 20% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%, मल्टीप्लाई बाय रेंट कितना है 5,000। अब हम क्या करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे और 20 को और 50 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप दोनों ज़ीरो पहले लगा लो। अब रह गया 2 और 5, 2 5 10, तो 1,000 रुपया उसको मिल जाएगा। तो 1,000 रुपीज़ उसकी कमाई होगी। ये स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 13, आ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ टिकट। एक ट्रैवल एजेंसी है, मतलब ये कि ये एक कारों की एजेंसी है जो कारें भेजते हैं, किराए पर देते हैं, या फिर समझो जहाज़ की है, कोई सी भी ऐसी जो किराए पर चीज़ें चलाते हैं। ट्रैवल एजेंसी का मतलब है जो सफ़र करवाते हैं। तो 5% कमीशन लेती है ऑन सेल ऑफ टिकट जब बेचती है ना, तो टिकट बिकने पर उसको इतनी 5% कमीशन मिलता है। इफ़ ही सोल्ड टिकट फॉर रुपीज़, अगर उसने इतनी टिकटें बेच ली, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि उसको 20 लाख रुपए मिल गए, तो इन आ डे, एक दिन के अंदर 20 लाख की उसने टिकटें बेच ली। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन, तो फिर उस पर उसे कितना कमीशन मिलेगा वो आपने बताना है। सारे एक जैसे ही सवाल है। तो ये स्टूडेंट रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर 5% है और टोटल उसको कितने पैसे मिले थे, हम लिख देते हैं प्राइस जो उसने टोटल कमाई वो 2 लाख है। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, 2 3 4 5 6 ज़ीरो, 2 लाख उसने कमा लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने मालूम करनी है, तो आप फार्मूला लगा लें। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो रेट क्या है, इसमें 5% है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी है 2 लाख। अब आपने क्या करना है, 5/100 की वजह से नीचे 100 आ गया और मल्टीप्लाई बाय ये लिख दिया। अब 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट गई, अब बाकी 1 2 3 4 ज़ीरो बच गई और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। तो इतने पैसे जो है ना ये कमीशन के उसने कमा लिए। ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% ऑन ऑल द सेल फ्राम इट्स सेलर। एक ऑनलाइन मार्केट है जो ना चार्ज करती है 7% ऑन ऑल द सेल फ्राम इट्स सेलर। जो भी बंदे उसकी चीज़ें बेचते हैं ना उनसे 7% वो चार्ज कर लेती है। इफ़ द सेल ऑफ यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर 10 लाख की सेल हो जाती है, 10 लाख रुपीज़ की, इज़ मेड ऑन ब्लेस्ड फ्राइडे सेल। एक ब्लेस्ड फ्राइडे सेल कोई लगी होगी ना,
किसी दिन बाज़ार लगता है, जो जैसे जुमा बाज़ार कहते हैं, तो उस दिन 10 लाख की सेल हो गई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट ने कितना कमीशन कमाया। प्लेस ओनर, जो उस बंदे ने भी वहाँ पर शॉप लगाई थी, जिसने 10 लाख रुपए की चीज़ें बेची, तो उसने कमीशन ऑनलाइन कंपनी को कितना अदा किया होगा, वो हमने मालूम करना है। तो ये भी सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा है। तो डियर स्टूडेंट देखें, रेट ऑफ कमीशन इसमें 7% है और सेल जितनी हुई थी वो 10 लाख की हुई थी और अमाउंट ऑफ कमीशन हमने मालूम करना है। तो आपने सिंपली फार्मूला लगा देना है और हल कर लेना है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन किसके बराबर है, रेट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर सेल आ जाएगी। तो रेट कितना है, अब रेट अब 7% है, ये 7% रेट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय सेल कितनी है, 10 लाख, 10 लाख लिख दिया। अब आपने 7 को क्या बना लेना है, 7/100। ये परसेंट की वजह से नीचे 100 आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय ये सेम रकम लिख देनी है। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गई। 7 को आपने ज़रब देना है, पहले 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगा लें, 1 2 3 4 4 ज़ीरो लग गई। 7 को 1 से ज़रब देना पड़ेगा, 7 1 7 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अर्निंग आ गई। इसने जो कंपनी है उसने इतना कमीशन कमा लिया एक ही दिन के अंदर, एक बंदे से। ये स्टूडेंट, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। आ कंसल्टेंट चार्जेस 10% ऑफ वीज़ा फ़ी फॉर इट्स कंसल्टेंसी। एक बंदा है वो कोई मशवरा देता है, तो मशवरा देने पर भी वो 10% वीज़ा फ़ी ले लेता है, 10% वो एक किस्म की फ़ीस ले लेता है। इफ़ वीज़ा फ़ी इज़, अगर वीज़ा फ़ी जो है ना वो इतनी है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, अगर 10 लाख वीज़ा फ़ी है, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट। तो कमीशन कंसल्टेंट का बताना है कि वो कितना बनता है। तो सेम इसी तरह का सवाल है। जिस पर देखिए मैंने डाटा बना लिया है। रेट ऑफ कमीशन 10% है, वीज़ा फ़ी जो है वो 10 लाख है और अमाउंट ऑफ कमीशन हमने मालूम करनी है। तो आप लोगों ने उसी तरह फार्मूला बना लेना है। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय फ़ी, यहाँ पर लिख लेते हैं, वीज़ा फ़ी या फ़ी एक ही बात है। तो रेट उसका कितना है, 10% और फ़ी कितनी है, 10 लाख। अब आपने कटिंग करके आंसर निकाल लेना है। तो 10/100 आ जाएगा, परसेंट का साइन रिमूव किया तो 100 बन गया और इधर 10 लाख वैसे लिख दिया। 2 ज़ीरो के साथ कट गई, बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये वाला 10 और ये सारे 1 2 3 4 5 5 ज़ीरो आपने लिखनी है। 1 2 3 4 5 5 ज़ीरो आ गई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहता है, तो लिहाजा इतनी जो है ना उसको कमीशन मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, उसने मशवरा देने का जो कमीशन उसने कमा लिया वो इतना कमा लिया, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख रुपया उसने सिर्फ कमीशन उसने मशवरा देने का कमा लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।